फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे थे और उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आज आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत ही इजीली याद होगा और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड या फिर मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के बारे में मैं आपको बताऊं तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो था यह वह काल था जब मौर्य काल अपनी समाप्ति की ओर था, मतलब लगभग समाप्त होने की कगार पर था। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि 232 बीसी में जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ के बाद जो मौर्य काल था वह अपने पतन की ओर चल देता है। इसके बाद छोटे छोटे राजा हुए थे और वह इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए मौर्य साम्राज्य के, जिससे कि भारत को एकीकृत वह कर सकें। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, अशोक ने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार कर दिया था कि और जो धर्म थे वह क्या कर रहे थे, पीछे हो गए थे। तो ऐसे में इन धर्म को, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, बेसिकली ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ रूलर्स जो हैं उभर कर आए थे। अलग अलग साम्राज्य हम देखेंगे। तो वही था पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इसमें हम दो तरह से देखेंगे इसको। एक था इसमें इंडिजीनियस किंगडम्स, और दूसरे हम देखेंगे कौन से, आउटसाइडर्स को। इंडिजीनियस और आउटसाइडर्स मैंने आपको बताया था, दिमाग में ऐसे बिठा के चलना है कि यहाँ पर अब बहुत सारे छोटे छोटे राजतंत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिजीनियस में हमने देखा था, सबसे पहले देखा था हमने सुंगास या फिर सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले हमने सुंग को देखा था, फिर उसके बाद कौन आए थे, कण्व आए थे, कण्व वंश देखा था। फिर हमने देखा था सातवाहन वंश देखा था, और अंत में हमने देखा था चेरी वंश, चेदी वंश या फिर महामेदवाहन वंश इसी को कहा जाता है। तो यह जो सुंगा थे, इसमें हमने इस तरह से देखा था पुष्यमित्र शुंग को हमने देखा था। उसके बाद अग्निमित्र शुंग को देखा था। यहाँ कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, तो यह थे भारत के किंगडम्स। तो इनमें क्या था, यह तीनों थे ब्राह्मण धर्म से संबंधित। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे तीनों, ब्राह्मण। कौन कौन, सुंगा, कण्व और सातवाहन। लेकिन ये जो चेरी वंश था यह कौन सा था, यह था जैन धर्म से संबंधित, तो यहाँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम 3-4 इधर देखेंगे। और आउटसाइडर्स की बात करूं तो आउटसाइडर्स मतलब विदेशी आक्रमणकारी। तो विदेशी आक्रमणकारियों का मैंने आपको क्रम भी याद कराया था, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आईजी मतलब इंडो ग्रीक्स। तो यहाँ हम इंडो ग्रीक्स को देखेंगे। ठीक है, दूसरे थे शक, इंडो ग्रीक शक। फिर आएंगे पार्थियंस या पहलव, और लास्ट में आएंगे कुषाण। ठीक है, कुषाण। तो शक, हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो यहाँ हम ये 4 देखेंगे। तो यहाँ इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे आउटसाइडर्स की, जिसमें कि हम इंडो ग्रीक्स और शकों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्थियंस की। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो था यह लगभग 185 बीसी से लेकर 240 एडी तक चलता है। ठीक है, 185 बीसी। ठीक है, यहाँ नोट करना, 185 बीसी से लेकर 240 एडी तक पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है चलता है। तो यहाँ ही हम क्या देख रहे हैं, 4 तो यह राजतंत्र देख रहे हैं हम, ठीक है, इस काल में। और यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 यहाँ भी देख रहे हैं हम। तो ऐसे में क्या है, छोटे छोटे राजवंश बहुत सारे जो है इकट्ठे हो गए थे। इसी के चलते यह आउटसाइडर्स जो हैं उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया था। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्थियंस को या फिर पहलवों को। तो पार्थियंस या पहलव जो थे, इनका अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास में, तो यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहे थे। जो पार्थियन थे यह एक बहुत लंबे समय के लिए भारत में नहीं रहे थे। इनका ना के बराबर योगदान जो है था। तो आप अब ये सोचोगे, मैं बता देता हूं, आज हम बात करेंगे पार्थियंस की स्पेशल। पार्थियंस या फिर पहलव वंश। तो पहलव वंश जो था यह लगभग 20 साल तक भारत में राज करता है।
तो यह जो राज था इसका पहलवों का, बहुत छोटे से हिस्से में ही भारत पर राज था। तो अब आप ये सोचोगे, क्योंकि भाई देखो ऐसे छोटे छोटे राजतंत्र तो मैंने आपको बहुत सारे बोर्ड पे ही गिना दिया, 8-10 तो अब इनका क्या कारण था कि हम इसको भारतीय इतिहास में इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसके पीछे यह कारण नहीं था कि यह जस्ट आउटसाइडर्स थे, ठीक है, यह कारण नहीं था कि ये जस्ट आउटसाइडर थे, बट इसके पीछे का एक रीजन था जिसलिए हम उसको पढ़ते हैं, वो हम जानते हैं। तो जो 20 ईयर्स तक इन्होंने राज किया था, लगभग 25 AD में यह भारत में आना शुरू हुए थे और लगभग 40 ईयर तक कहूं या फिर जो है ये 40 ईयर तक भारत में रहे थे, 25 AD से लेकर और 45 AD तक, मतलब 20 साल, ठीक है, 25 AD से 45 AD तक इन्होंने भारत में राज किया था। तो कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस युग को अंधा युग के नाम से बताया है। कुछ हिस्टोरियंस ने इसको अंधा युग, ब्लैक एज, अंधा युग, ब्लैक पीरियड के नाम से इसको इतिहास में बताया है। तो आप भारत की नज़र से, मैं अगर मेरा पर्सनल व्यू में अगर आपको यहाँ बताऊँ, तो क्या हम इस पीरियड को ब्लैक पीरियड के नाम से जान सकते हैं, मतलब अंधा युग। मैं बताऊँ विदेश में इस समय क्या हो रहा था, अगर मैं विदेश में बताऊँ तो विदेशी इतिहासकार इस काल को अंधे युग से इसलिए मानते हैं क्योंकि विदेशों में छोटे छोटे किंगडम्स जो है उभर कर आ रहे थे, छोटे छोटे किंगडम्स उभर कर आ रहे थे, और वहाँ पर क्या नहीं था, वहाँ पर नहीं था क्या, सेंट्रलाइजेशन नहीं था, ठीक है। तो विदेशों में सेंट्रलाइजेशन नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी, यह जो छोटे छोटे राजतंत्र थे, मैं विदेशों की बात बता रहा हूँ, क्यों विदेशी इतिहासकारों ने इसको ब्लैक युग कहा है। तो सेंट्रलाइजेशन नहीं था, छोटे छोटे राज थे, और साथ में ब्लड शेडिंग ज़्यादा थी, मतलब रक्तपात हो रहा था, दबा के आपस में मार रहे थे एक दूसरे को, रक्तपात दबा के हो रहा था, कहाँ, विदेशों में। तो यहाँ पर रक्तपात था, सेंट्रलाइजेशन नहीं था, इसलिए विदेश में यह क्या था, अंधे युग के नाम से जाना जाता है। वहीं मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इस समय कंडीशन जो थी वह क्या थी, इंडिया में ब्लैक पीरियड इसको क्यों नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि इंडिया में, मानता हूं मैं ये चीज़ कि किंगडम्स तो कैसी थी, छोटी छोटी थी, किंगडम्स तो छोटी छोटी थी, आपको मैंने 7-8 तो यहीं गिनाई थी। तो किंगडम बेशक छोटी छोटी थी और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जैसे हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो यह विदेशी आक्रमण हो रहे थे, लेकिन इन विदेशी आक्रमणों की एक खास बात यह थी कि इन्होंने क्या किया, रक्तपात नहीं किया भारत में। ऐसा रक्तपात आप देखने को नहीं देखेंगे, ठीक है। एक तो रक्तपात नहीं था, एक्चुअली था, मतलब बात ये थी, दे वर एट द साइड ऑफ द विंड ब्लोइंग इन इंडिया, यह उसी तरफ थे जिस तरफ हवा बह रही थी, मतलब ये विदेशी भी क्या हो रहे थे, भारत की संस्कृति में घुल मिल रहे थे, और भारत की संस्कृति में घुल मिलकर इन्होंने क्या किया, भारत के ही इतिहास और संस्कृति को अपना लिया, ठीक है। तो इसलिए जब भारत के ही इतिहास को और संस्कृति को इन्होंने अपना लिया, तो अब यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गए थे। तो भारत का अभिन्न अंग बन गए थे, तो ऐसे में इसको हम ब्लैक पीरियड के नाम से नहीं कह सकते, ठीक है। किसको, इस युग को, बेशक विदेशों में इसको ब्लैक पीरियड के नाम से बताया गया है। तो चलिए वापस आता हूं मैं अपने पार्थियंस पे। तो पार्थियंस पे मैं आता हूं, तो पार्थियंस जो है लगभग 20 साल तक भारत में रहे, और 20 साल तक भारत में इन्होंने कहाँ राज किया, इन्होंने राज किया लगभग 20 साल तक, ठीक है। तो छोटे से ही टाइम तक इन्होंने राज किया, लेकिन यह, इनको हम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, उसके पीछे का राज जो था या कारण जो था, वह था कौन, वह था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस, अब पूछोगे सेंट थॉमस कौन था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, पार्थियन जो थे, इनका एक प्रसिद्ध शासक था, वह था गोंडोफर्नस, गोंडोफर्नस, ठीक है। तो गोंडोफर्नस जो था इनका शासक था, और इसी के, गोंडोफर्नस इनका शासक था, और इसी के नेतृत्व में पार्थियंस जो है भारत में अपना राज कर रहे होते हैं। तो इस समय पर क्या होता है, गोंडोफर्नस के समय पर एक क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आता है, क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक आता है, और यह कहां से आया था, यह आया था इजराइल से, ठीक है, इजराइल से आया था कौन, सेंट थॉमस, यह था क्रिश्चियन मिशनरी, और इसने आकर क्या किया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया था।
तो सबसे पहले यह ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आया था, वह था गोंडोफर्निस के काल में और पहला वंश के समय पर। तो यह जो सेंट थॉमस था यह भारत में आया। अब यहां नोट करने वाली बात है, यह कालक्रम 25 एडी से 45 एडी। अब मजा आएगा, 25 एडी से 45 एडी। तो आप मुझे बताइए, क्रिश्चियंस जो हैं वह किसकी पूजा करते हैं? वह किसको मानते हैं? जीसस को। जीसस को मानते हैं। अब जीसस को मानते हैं तो क्या आप यह सोच सकते हो कि जब सेंट थॉमस यहां भारत आया था तो इस समय तक जीसस जिंदा थे? डू यू बिलीव दैट कि जीसस वाज अलाइव एट दैट पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम? ठीक है, यस, यस दे विल बी, यस ही विल बी। मतलब क्या है कि हो सकता है, क्या था, जीसस जिंदा था। क्यों? इस बात का हम अंदाज कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि यह बताया गया है जीसस जब उनकी मृत्यु हुई थी तो ही वॉज ऑफ 33 ईयर्स, 33 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनका बर्थ जो है कब हुआ था? 1 एडी में। ठीक है, तो 1 एडी में उनका बर्थ हुआ था और 33 साल तक वह जिंदा रहे थे। तो ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड के बीच में ही यह जीसस जो है मौजूद रहे होंगे। कब? जब गोंडोफर्निस यहाँ भारत में राज कर रहा था और सेंट थॉमस जो है यहाँ आया था। सून आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, सून आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी थी, वह भारत में बढ़ी थी। तो यहाँ यह चीज नोट करने वाली मजेदार है कि जीसस के समय पर ही क्या हुआ था? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था और उसने प्रचार प्रसार किया था। और सून आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस, क्रिश्चियन धर्म जो है दैट वाज प्रोपोगेटेड ऑल ओवर द इंडिया। अब यह क्या करता है सेंट थॉमस? सेंट थॉमस जगह जगह जाता है, सेंट थॉमस जो है जगह जगह जाता है और यह क्या करता है? भारत में प्रचार प्रसार कर रहा होता है। सेंट थॉमस जगह जगह जाता है, भारत में प्रचार प्रसार कर रहा होता है। लेकिन एक समय आता है जब यह क्या करता है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जाता है। जब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो होता है तो यहीं अप्रोक्स क्लोज टू द पुडुचेरी, क्लोज टू द पुडुचेरी इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस की। तो यह भारत में ही इनके समाचार समाप्त हो गए थे और क्लोज टू द पुडुचेरी इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर, ठीक है, केरल तमिलनाडु के पास पुडुचेरी है, वहीं पर क्या हुआ था? एक जगह पड़ती है मामलापुरम, मामलापुरम, तो वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनकी याद में, किसकी याद में? सेंट थॉमस की में एक ओल्ड चर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, यहां इनको डेडिकेट किया गया था। A old church was dedicated to built for सेंट थॉमस। सेंट थॉमस के में एक चर्च बनाया था, यह बनाया था केन्नीवली में। ठीक है, केन्नीवली में यह क्या हुआ था? यह जो चर्च है वह बनाया गया था। तो आप यहां से इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट जो था पार्थियंस के लिए, पार्थियंस के लिए बेसिकली यही इंपॉर्टेंट था क्या? कि पार्थियंस के समय पर क्या हुआ था। तो एक यह सेंट थॉमस जो था ईसाई धर्म प्रचारक, यह भारत में आया था और इसीलिए इसको याद किया जाता है। किन्नीवली बोलें या फिर वेलन कन्नी, वेलन कन्नी, तो यह भी इसी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक चर्च था। तो यह भी पूछा जाता है कि पहला चर्च भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो बेलन कन्नी में ही हुआ था। और यही क्या था? वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ द इंडिया। या फिर विदेशों में भी जितने भी चर्च थे उनमें से भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च था। कौन सा? यही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो आपने देखा यहां गोंडोफर्निस और सेंट थॉमस को। यही मैं आपको आज बता देता हूं, बार बार जो कंफ्यूजन होता है क्या? बीसी, बीसी, एडी, बीसीई और सीई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये क्या है? तो हम बार बार पढ़ते हैं कि इतने बीसी में, इतने एडी में, या बीसीई और सीई। तो बीसी जो था इसका मतलब था बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, बिफोर द
बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा की सदी से पूर्व, और ये था एना डोमिनी, ये था एना डोमिनी। और बीसीई जो होता है यह होता है बिफोर दी कॉमन एरा, बिफोर दी कॉमन एरा, ठीक है। और सी जो था यह है कॉमन ईरा, ठीक है। चलो मैथ में घुसाता हूं तुम्हें। तो आपने देखा होगा जब इन चीज़ों को हम सारियों को देखते हैं तो एक नंबर लाइन आपने मैथ में पढ़ी होगी। तो एक नंबर लाइन होती है, वन साइड मतलब बीच में मैं जीरो मान लेता हूँ, वन साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, ठीक है। यही होती है नंबर लाइन, सबको पता आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन होती है, जीरो से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये पॉजिटिव होगी और जीरो से इस तरफ मैं जाऊंगा तो नेगेटिव होगी। अगर मैं जीरो को बेस मान लूँ, ठीक है, जीरो को अगर मैं बेस मान लूँ, ठीक है, मान लेता हूं कि यहाँ किसका बर्थ हुआ था, या फिर मतलब बर्थ नहीं, मैं जीरो को बेस मान लेता हूं। अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो इधर आएगा 1 BC, ठीक है, 2 BC, 3 BC, 4 BC एंड सो ऑन, यही ना, 4 BC एंड सो ऑन। इधर जो आएगा वह आएगा 1 AD, 2 AD, 3 AD एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से चलता है। तो यह जो BC और AD जो था, आपको यहां समझना है, यह जो BC और AD जो था, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, जीरो का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 1 AD था, ये जो 1 AD था, यहीं पर जीसस का बर्थ हुआ था, 1 AD में जीसस का बर्थ हुआ था। तो यह जो चीजें हैं जीसस के बर्थ से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, एंड यह जो चीजें हैं ईसा के जन्म के बाद की हैं, ठीक है। तो यह जो चीजें हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि जीसस का बर्थ अगर 1 AD में हुआ था तो आज 2022 में जीसस की अगर मैं एज काउंट करूं तो कितनी हो गई होगी। तो यहां से आप देखोगे 1 AD और 2022, तो मतलब 21 ईयर्स आप बताओगे, 21 ईयर्स जो है आप बताओगे। लेकिन यह गलत है, मैं आपको बता देता हूं, जब BC और AD का जो कॉन्सेप्ट है ना, BC और AD का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। BC और AD का जो कॉन्सेप्ट है इसमें जीरो नहीं होता है, 1 BC के बाद सीधे 1 AD आ जाता है, यहाँ जीरो नहीं होता। तो 1 AD में अगर इसका बर्थ हुआ तो 2022 में उसकी जो एज है वह 1 साल कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जीरो से काउंट करूं और मैं आपको बता दूं जीरो से तो 22 साल के थे जीसस, ऐसा नहीं है। बट 1 AD से यहाँ काउंट होता है, यहाँ जीरो होता ही नहीं है BC और AD के केस में। तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 21 ईयर्स हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि BC और AD के कॉन्सेप्ट में जीरो नहीं होता है। लेकिन क्योंकि यह सारी चीजों में आप देख रहे हो बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एंड एना डोमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। तो यह सारी चीजें, इनमें हर जगह जीसस आ रहे थे, क्रिश्चियन धर्म को माना जा रहा था। तो लोग बार बार यही बोल रहे थे, मतलब कुछ लोग अलग अलग आएंगे, क्यों, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, या फिर पूरा विश्व जो है वहां पर अलग अलग धर्मों को माना जाता है, तो क्यों किसी के ऊपर सिर्फ ईसाई धर्म को थोपा जाए। ऐसे में एक साइंटिफिक नोटेशन ली गई एंड दैट वाज BCE एंड CE, मतलब कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। यह साइंटिफिक नोटेशन इसी चीज की वजह से ली गई, क्या, BCE बिफोर द कॉमन एरा एंड अनदर वाज CE कॉमन एरा, ठीक है। तो यहां जो BCE और CE वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें बीच में जीरो होता है, वन साइड पॉजिटिव एंड वन साइड नेगेटिव, ठीक है। तो BCE और CE वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, जीरो होता है। यहां से आगे CE कॉमन एरा और यहां बिफोर कॉमन एरा। तो आप देखोगे कि जीरो यहां होता है BCE और CE के कॉन्सेप्ट में, और BCE और CE का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रीजन्स। तो यहाँ BC AD BCE और CE का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा।